गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा हाउ टू करेक्ट डिफिशिएंट डिमांड और मेजर्स टू करेक्ट डिफ्लेशनरी गैप। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप। बिकॉज यू नो एक्सेस डिमांड क्या है, पिछले ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि एक्सेस डिमांड when the actual aggregate demand becomes more than the aggregate demand required for full employment level of output। तो उसमें हम लोग एक्सेस डिमांड जब बता रहे थे तो उसमें क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड, इट मींस एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड becomes more than the aggregate demand at full employment level of output। तो ये ऑलरेडी हम लोग 10 चर्चा कर चुके हैं। Here we shall learn measures, उपाय कैसे ठीक किया जा सकता है, मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड अगर इकोनॉमी में है तो उसको कैसे कम किया जा सकता है, हाउ इट कैन बी करेक्टेड। राइट ऑन, देयर आर टू इंपॉर्टेंट measures to correct excess demand or inflationary गैप। दो इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं, दो उपाय हैं। इसका भी पहले भी बता चुके हैं, डिफिशिएंट डिमांड में भी दो इंपॉर्टेंट मेजर्स था करेक्ट करने का, फिस्कल पॉलिसी मेजर्स और दूसरा था मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स। यहां भी सेम पॉलिसी मेजर्स विल बी अप्लाइड टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। तो आप लोग लिखो पहला है फिस्कल पॉलिसी मेजर, FISCL, फिस्कल पॉलिसी मेजर। और फिर दूसरा जो है दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी मेजर। ये दो मेन मेजर्स हैं, उपाय बाय विच वी कैन करेक्ट एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी। तो लेट अस फर्स्ट डिस्कस फिस्कल पॉलिसी मेजर। राइट डाउन अगेन, पहला ये फर्स्ट वन, फिस्कल पॉलिसी मेजर्स। मेजर राइट हो, फिस्कल पॉलिसी मेजर। ये फिस्कल पॉलिसी मेजर किसको कह सकते हैं, पिछले क्लास में बताया है, फिर मैं बता देता हूं। इट मीन्स, राइट डाउन ऑफ यू, इट मीन्स द गवर्नमेंट policy of expenditure and tax। ये इट मीन्स द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर, इट्स डाल दो यहां पे, इट्स एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस। जो जैसे ही फिस्कल पॉलिसी आता है उसमें दो ही चीजें होती हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट टैक्स। टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जैसी आएगी, द मोमेंट fiscal policy comes in your mind, you should
think that it is related to the government expenditure and taxation. The government expenditure and taxation is collectively known as fiscal policy measures. ये क्लियर हो गया? अब आगे देखना है कि what government does to correct excess demand. तो government will apply this one, government expenditure and tax policy. तो first we shall discuss क्या करेगा if there is excess demand. तो पहले फर्स्ट पॉइंट राइट डाउन, इंक्रीज इन डिक्रीज होगा, एक्सेस डिमांड है ना, तो डिक्रीज इन राइट डाउन या रिडक्शन इन, इट इज बेटर यू राइट डाउन रिडक्शन इन गवर्नमेंट expenditure. So write down this point, reduction in government expenditure. Government expenditure कम करेगा excess demand में. Write down this point, in the situation of excess demand, शॉर्ट में लिखा है गवर्नमेंट शुड रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर. नाउ जैसे ही एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड, इन द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट शुड रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर. अब उसके खर्च में कमी करनी चाहिए, बिकॉज हमने कहा है, फिर मैं बोल रहा हूं, एक का एक्सपेंडिचर, वंस एक्सपेंडिचर बिकम्स अदर्स इनकम. 100 टाइम्स मैंने बोला है, फिर बता रहा हूं. तो जैसे ही गवर्नमेंट अपना ये एक्सपेंडिचर रिड्यूस करता है तो दूसरे का इनकम भी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जब खर्च करेगा तो दूसरे का इनकम जनरेट होगा. तो अब है प्रश्न, क्वेश्चन अराइजेस वेयर गवर्नमेंट शुड curtail इट्स एक्सपेंडिचर. हियर राइट डाउन गवर्नमेंट शुड curtail its expenditure on the construction of roads, dams, canals, railways, construction buildings, bridge, etc. Now what government should do in the situation of excess demand? In the situation of excess demand, government should reduce its expenditure. पहले उसके एक्सपेंडिचर रिड्यूस करना चाहिए. अब कैसे करेगा? गवर्नमेंट शुड curtail its expenditure, like put here, curtail its expenditure on the construction of दो जगह हो गया है, एक ऑफ कैंसिल कर दो आप. कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स, कैनाल्स, रेलवे, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स,
ब्रिज एटसेट्रा, इन सब चीजों पर से कर्टेल करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड रिड्यूस ऑटोमेटिकली। जब कंस्ट्रक्शन, मान लो कि रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो लोकल पीपल आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, अब उसका कर्टेल हो गया। कंस्ट्रक्शन के काम में 50% कंस्ट्रक्शन वर्क विल बी डन, तो नेचुरली 50% पीपल विल रिट्रेंच, हटा दिया जाएगा, तो दैट पीपल का इनकम भी खत्म हो जाएगा। इस तरह अगर इन ऑल दीज थिंग्स पे, इन सारी चीजों पे गवर्नमेंट रिडक्शन करती है एक्सपेंडिचर, तो नेचुरली द एग्रीगेट डिमांड फॉल करेगा, इनकम फॉल करेगा, एग्रीगेट डिमांड फॉल करेगा। हमें यही तो ठीक करना है, एक्सेस डिमांड है उसको कम करना है, तो ऑटोमेटिकली द एक्सेस डिमांड विल बी करेक्टेड। दूसरा टैक्सेशन, सेकेंड वन टैक्सेस। In the situation of write down, in the times of excess demand, ये मैंने कैपिटल में लिख दिया है, तो इसको इन्वर्टेड, सिंगल इन्वर्टेड को बंद कर दो। इंपॉर्टेंट टर्म है, we can write even in the middle of lines also sentence. In the times of excess demand, government should in the times of excess demand government should increase, या याद टाइटल में ही दे दो आप, इंक्रीज इन टैक्सेस टाइटल में दे दो, या बीच में लिख दो, कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट रिडक्शन दिया है ना, यहाँ पे रिडक्शन इन टैक्सेस दिया है, तो यहाँ पर लिख दो इंक्रीज इन टैक्सेस, वहां पर रिडक्शन इन कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया है, तो इसका दूसरा पॉइंट जो बनेगा वो हो जाएगा इंक्रीज इन टैक्स। दूसरा पॉइंट लिख दो आप लोग, इंक्रीज इन टैक्स। इन द टाइम्स ऑफ एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट शुड इंक्रीज इन टैक्स, टैक्स में बढ़ोतरी कर देना चाहिए। अब इसका परिणाम क्या होगा, व्हाट विल द रिजल्ट, कंसिक्वेंट होगा इसका, रिजल्टेंट क्या होगा इसका, इंक्रीज इन टैक्स, राइट डाउन increase in tax will reduce, ये reduce है, increase in tax will reduce disposable income and consumption demand, disposable income and consumption demand। Increase in tax, in this times of excess demand government should increase in tax, increase in tax will reduce disposable income and consumption demand also, consumption demand also। Now what will happen if there is increase in taxes, suppose गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज कर देता है, तो इन द टाइम्स ऑफ एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट शुड इंक्रीज इन टैक्स, इंक्रीज इन टैक्स विल रिड्यूस डिस्पोजेबल इनकम एंड कंजम्पशन डिमांड आल्सो। ध्यान देना इसको। अब कंजम्पशन डिमांड घट जाएगा, कैसे घटेगा मैं बता चुका हूं, फिर मैं बता रहा हूं कि मान लो मैं 50,000 आपका सैलरी है, योर इनकम इज 50,000, तो अगर गवर्नमेंट का पहले टैक्स मान लो 10% है, 10% अर्लियर द टैक्स इज ऑन 50% इज टैक्स, 10% टैक्स है, तो यू हैव टू पे ओनली हाउ मच 5,000, यानी अभी आप 10% कर रहे हो तो 45,000 आपका इनकम है टैक्स देने के बाद। दिस इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। फिर मैं बता रहा हूं, रिड्यूस द डिस्पोजेबल इनकम। अगर इंक्रीज करता है, अब 10% से मान लो अभी आपका इनकम, डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, द इनकम आफ्टर पेइंग टैक्स, टैक्स सैलरी तो आपका 50,000 है,
आप उसमें से 10% टैक्स दे रहे हो, तो 10% टैक्स देने के बाद जो सैलरी बचती है दैट इज योर डिस्पोजेबल इनकम। ओनली यू कैन डिस्पोज, आप इसको खर्च कर सकते हो, 50,000 खर्च नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू हैव टू पे 10% एज इनकम टैक्स, ये कंपलसरी है। तो डिस्पोजेबल इनकम इज 45,000। अब क्या होता है, इंक्रीजिंग टैक्स, अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया। अब मान लो ये टैक्स जो है 10% से बढ़ा के अगर इसको 20% कर दे, 20% कर दिया टैक्स, तो अब क्या होगा, ध्यान देना, ये 45 नहीं रहेगा इनकम, इनकम विल रिड्यूस। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, इंक्रीज इन टैक्स विल रिड्यूस डिस्पोजेबल इनकम। अब देखो डिस्पोजेबल इनकम घट जाएगा, कैसे, तो जैसे ही 20% टैक्स 10 से 20% कर दिया, अब यू हैव टू पे 10,000, क्योंकि 50,000 का 20% 10,000 होगा, 10,000। अब आपका डिस्पोजेबल इनकम कितना होता है, यू कैन सी हियर, दिस डिस्पोजेबल इनकम विल बी ओनली 40,000। अब आपका डिस्पोजेबल इनकम 45,000, पिछले पहले 45 था, 40,000 हो गया, इनकम गिर गया। तो जैसे ही ये इनकम गिरेगा 5,000, आप डिमांड भी कम करेंगे, तो इट रिड्यूस डिस्पोजेबल इनकम एंड कंजम्पशन डिमांड आल्सो। तो कंजम्पशन पहले जो आप खर्च करते थे एक्स्ट्रा 5,000, वह आप खर्च नहीं कर पाएंगे, एज ए रिजल्ट कंजम्पशन डिमांड फॉल्स। तो जब डिमांड फॉल करेगा, एग्रीगेट डिमांड फॉल करेगा, तो एक्सेस डिमांड जो इकोनॉमी में था वो नीचे आ जाएगा, गिर जाएगा। तो दूसरा ये मेजर्स है टू करेक्ट द एक्सेस डिमांड। ये दो आप समझ में आ गया होगा आपको कि फिस्कल पॉलिसी के तहत दो स्टेप इंस्ट्रूमेंट अप्लाई किए जाते हैं। पहला है रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दूसरा है इंक्रीजिंग टैक्स। तो इसका परिणाम क्या होता है ये भी आपने समझ लिया अच्छी तरह से। अब हम लोग इसके अंदर दो ही हैं फिस्कल पॉलिसी मेजर्स के तहत। दूसरा अब जो है मेरा फिस्कल पॉलिसी मेजर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब है मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स, इसमें 5 पॉइंट्स हैं मेनली। तो लेट अस स्टार्ट सेकेंड वन, दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स। मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स हमने पिछले क्लास में बताया था आपको कि दिस पॉलिसी इज अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक। ये गवर्नमेंट अप्लाई करती है और ये गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक, ये मैं इसका डेफिनेशन लिख लो। मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स, मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स monetary policy measures are the measures to control the flow of money in the economy. These measures, या आप यहीं पर लिख दो, मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स ऑफ द सेंट्रल बैंक आर द मेजर्स ऑफ द सेंट्रल बैंक। मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स आर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल बैंक्स, सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल, टू ऐड कर दो यहां पे, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। सीधा क्लियर, ऐसे उपाय जो कि मनी के फ्लो को चेक कर दे या इंक्रीज कर दे, उसे कंट्रोल में चेक करना भी होगा, इंक्रीज भी करना, जिसकी कंट्रोलिंग उस पर है। अगर बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकती है मनी फ्लो को इकोनॉमी में, या घटा सकती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स
आर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी सप्लाई। यहां पर थोड़ा सा छूट गया, मनी सप्लाई यहां थोड़ा सा ऐड कर दो, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो ये जो मनी सप्लाई को इफेक्ट करे ऐसे पॉलिसी मेजर्स ऑफ द सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स कहलाती है। समझ में आ गया? क्लियर है? मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स आर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ये कंसेप्ट है मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स का। व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू कंट्रोल। अब हमें उसके इंस्ट्रूमेंट्स पे टूल्स क्या क्या हैं जिससे कि मनी फ्लो को चेक कर दिया जाता है, जिससे कि एक्सेस डिमांड या डिफिशिएंट डिमांड को इफेक्ट कर देता है, एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगा। क्या क्या करना है तो हम लोग अब इसके तहत पहला लिखिए आप लोग, फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो। ब्रैकेट में आप लोग लिख लो CRR, कैश इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो। ये कैश रिजर्व रेशियो क्या है? राइट डाउन। एवरी कमर्शियल बैंक every commercial bank has to deposit, is required to deposit, every commercial bank is required to deposit certain percentage of its total deposit with the central bank. This is termed as cash reserve रेशियो। इसी को कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। हर एक कॉमर्शियल बैंक को, चाहे वो SBI हो, यूको बैंक है, ये सारे कॉमर्शियल बैंक हैं, यूको बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ऑल दीज आर कॉमर्शियल बैंक। तो एवरी कॉमर्शियल बैंक हैज is required to deposit certain percentage of its total deposit। टोटल डिपॉजिट का सर्टेन परसेंट, मान लो कि 1 करोड़, अगर 100 करोड़ है, 100 करोड़ है उसकी डिपॉजिट मान लो, और अगर रेट मान लो 10% है, सपोज वी आर मेजरिंग CRR, कैश रिजर्व रेशियो का रेट जो है CRR इज 10%, तो क्या होगा 100 करोड़ का 10%, 10 करोड़ होगा, तो 10 करोड़ commercial bank has to deposit as a cash liquid with the central bank। सेंट्रल बैंक के पास जमा करना है। तो अब CRR हमने क्या लिखा यहां, इंक्रीज इन CRR। अब क्या करना है, लिखो इसको, ये CRR का डिफिनेशन हुआ। नाउ इन द सिचुएशन ऑफ एक्सेस स्मॉल में लिख लो आप लोग। इन द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, मैं अच्छा से लिख देता हूं,
डिमांड सेंट्रल बैंक should increase, central bank should increase the CRR, CRR कैश रिजर्व रेशियो आप समझ गए होंगे। इंक्रीज इन CRR, अब क्या होगा जब बढ़ जाएगा तो इंक्रीज इन CRR will reduce the credit creation capacity of the commercial बैंक, तो उसकी क्रेडिट कैपेसिटी घट जाएगी, क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी। अब क्रेडिट जब उसके पास रहेगा ही नहीं, मान लो किसी पहले उसके पास 100 करोड़ था, अब मान लो कि 10-20% CRR में चला गया उसका, तो 80 करोड़ रहेगा। तो पहले वो प्रीवियसली द बैंक वाज एबल टू एडवांस लोन 95 करोड़, कि अगर 5% था अब 20% कर दिया, बढ़ा दिया, तो क्या होगा उसके पास मनी ही नहीं रहेगा, because certain percentage of CRR it has to deposit with central bank, तो वह रिडक्शन अब वह बैंक will unable to give that amount as a in the form of loan to the public। जब पब्लिक को लोन नहीं मिल पाएगा तो नेचुरली क्या होगा, डिमांड विल फॉल। सो जैसे ही ये क्रेडिट घटेगा, रिड्यूस द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक, तो नेचुरली the bank will unable to give more loan, consequently the excess demand will fall in the economy। दूसरा है इसके तहत बैंक रेट, दूसरा पॉलिसी मेजर्स जो है, और इसमें और एक लाइन जोड़ दो, कमर्शियल बैंक द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक रिड्यूस करेगा। नाउ कमर्शियल बैंक will be unable to give more loans to the people, as a result investment demand will fall। जैसे ही फॉल करेगा तो नेचुरली एक्सेस डिमांड विल आल्सो फॉल। दूसरा पॉलिसी मेजर्स, सेकेंड वन में लिखो आप लोग बैंक रेट, इंक्रीज इन बैंक रेट देना, इंक्रीज इन बैंक रेट। दूसरा इंक्रीज इन बैंक रेट। इसमें लिखो इन द सिचुएशन ऑफ excess demand, central bank should देखो बैंक रेट हम बता चुके हैं, वैसे डिफिनेशन अगर लिखना चाहते हो तो आप लोग लिख लो बैंक रेट का क्या होता है। बैंक रेट और रेपो रेट भी इसी को कहा जाता है, इसका डिफिनेशन लिख लो, इट इज बेटर। वैसे मैंने पिछले क्लास में बताया है, यहां भी लिख लो
इसको यहां पर लिख लो, और रेपो रेट, इसको रेपो रेट भी कहा जाता है, बैंक रेट को। द रेट एट विच, इसका डिफिनेशन पहले लिख लो, उसके बाद उसका इंपैक्ट लिखना। द रेट एट विच the rate at which central bank advances loan to commercial bank is known as बैंक रेट और रेपो रेट। ठीक है, द रेट एट विच सेंट्रल बैंक एडवांसेस लोन टू कॉमर्शियल बैंक इज नोन एज बैंक रेट। सेंट्रल बैंक जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है, आरबीआई अपने यहां है, आरबीआई लोन दे रही है, मान लीजिए कैनरा बैंक को या पंजाब नेशनल बैंक को, इंडियन ओवरसीज बैंक को, तो जिस रेट पे लोन पे मनी प्रोवाइड करती है, देती है, उस रेट को बैंक रेट कहा जाता है। और कॉमर्शियल बैंक जिस रेट पे हम लोगों को देती है, जैसे आप जाते हो या हम लोग जाते हैं पंजाब नेशनल बैंक से, इंडियन ओवरसीज बैंक से, एसबीआई से लोन लेते हैं, तो वो जिस रेट पे हमें लोन देती है, दैट रेट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रेट। तो बैंक रेट, इंटरेस्ट रेट क्लियर हो गया, इस डिफरेंशियल लिख दिया। अब लिखो यहां पे इन द टाइम्स ऑफ excess demand, central bank should increase bank rate. Increase in bank rate leads to the increase in rate of इंटरेस्ट। अब ये जो बैंक रेट इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी महंगा होगा, क्योंकि ऑलरेडी कमर्शियल बैंक महंगे रेट पे लोन ले रही है, सेंट्रल बैंक से पैसा ले रही है। अब सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक जो लोन देगा पब्लिक को, वह भी काफी महंगा होगा। तो क्या होगा, दिस विल डिस्करेज, राइट डाउन, दिस विल discourage the people to borrow money from the commercial bank. This will discourage, मैं ऊपर लिख देता हूं, थोड़ा सा यहां लिखने में दिक्कत हो रही है, मैं यहां इसको पूरा कर देता हूं। उसके बाद दिस विल discourage the people, this will discourage the people to take loan from the bank and consequently fall in investment
डिमांड। और क्या होगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी महंगा हो जाएगा तो पीपल विल डिस्करेज, वो लोन नहीं लेगा बैंक से, लोन कमर्शियल बैंक से। और जब लोन नहीं लेगा बहुत अधिक तो क्या होगा, तो वो इन्वेस्टमेंट डिमांड को डायरेक्ट इफेक्ट करेगा, इन्वेस्टमेंट डिमांड घट जाएगा। और एडी तो एग्रीगेट डिमांड में दोनों चीज है, कंजम्पशन है, सी प्लस आई होता है, तो नेचुरली द एग्रीगेट डिमांड विल फॉल। एक्सेस डिमांड था, एडी गिर जाएगा। तो इन द टाइम्स ऑफ एक्सेस डिमांड सेंट्रल बैंक शुड इंक्रीज इन बैंक रेट। ये 2 पॉइंट्स हो गए। अब मैं तीसरा पॉइंट लिख रहा हूं ऊपर, इसको मिटा देता हूं। अब आप लोग लिख लिए होंगे इसको। थर्ड पॉइंट राइट डाउन। थर्ड पॉइंट है इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। अभी रेपो रेट आप लोगों ने पढ़ा, जिसको बैंक रेट भी कहा जाता है। अब अभी बता रहा हूं थर्ड पॉइंट। ये छोड़ देता हूं आपको अभी। थर्ड पॉइंट लिख लो आप लोग, इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट होगा। ऑल्दो इन डिफिशिएंट डिमांड में भी हमने चर्चा किया है इसका, लेकिन वहां इंक्रीज था, डिक्रीज था, यहां पे इंक्रीज लिखना है। और उसका कैसे इंपैक्ट होगा मैं अभी बता रहा हूं आपको। नाउ राइट ऑन थर्ड पॉइंट। सेकंड हो गया है, थर्ड मॉनेटरी पॉलिसी का चल रहा है ना। थर्ड, इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट। ये रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, लिख लो आप इसको। द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक या सेंट्रल बैंक टेक्स लोन या कॉमर्शियल बैंक एडवांसेस लोन on to सेंट्रल बैंक। अब देखो कभी कभी सेंट्रल बैंक भी लोन लेती है कमर्शियल बैंक से, तो यहां उल्टा हो जाता है। तो द रेट एट विच कमर्शियल बैंक एडवांसेस लोन टू द सेंट्रल बैंक, दैट रेट इज कॉल्ड इन रिवर्स रेपो रेट। क्लियर है? द रेट एट विच कमर्शियल बैंक एडवांसेस लोन टू सेंट्रल बैंक, तो ये रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। अब लिखो इन द टाइम्स ऑफ excess demand, कैपिटल में इन्वर्टेड कॉमा कर दो, सेंट्रल बैंक should increase रिवर्स रेपो रेट, उसको रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देना चाहिए। नाउ कंसिक्वेंटली अब इसका रिजल्ट क्या होगा, या एज ए रिजल्ट लिख सकते हैं आप लोग। कंसिक्वेंटली कमर्शियल बैंक
Consequently, commercial bank would prefer to keep surplus money with central bank. एज ए रिजल्ट अब देखो क्या होगा कि जबकि रिवर्स रेपो रेट बहुत अधिक है तो वो क्या करेगा कि वो पैसा जमा कर देगा कहां पे, सेंट्रल बैंक में। अब तो इसका परिणाम क्या होगा, इट विल रिड्यूस द क्रेडिट कैपेसिटी of the commercial bank and naturally automatically as a result, write down, as a result money flow will be checked। तो क्या होगा, अब कमर्शियल बैंक प्रेफर करेगा कि ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है सेंट्रल बैंक से, बिकॉज रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर दिया है, इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट, तो वो बैंक जमा कर देगा, इसके पास पैसा रहेगा नहीं। तो जब इसके पास पैसा नहीं रहेगा तो ये इकोनॉमी में पैसा लोन नहीं दे पाएगा पीपल को। तो नेचुरली जब पीपल को, लोग को लोन नहीं मिल पाएगा तो डिमांड विल फॉल इन द इकोनॉमी, तो एक्सेस डिमांड करेक्ट हो जाएगा। एज ए रिजल्ट मनी फ्लो विल बी चेक्ड। अब फोर्थ वन है, पहला था सीआरआर, दूसरा था बैंक रेट, तीसरा था रिवर्स रेपो रेट। उसके बाद है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट, फोर्थ वन मार्केट ऑपरेशन। ये व्हाट इज दिस, पिछले क्लास में बताया, फिर मैं डिफिनेशन लिख रहा हूं, आप लोग लिख लो। इट मीन्स the sale and purchase of government security in the open market। What means ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बेचना और खरीदना। दिस एक्टिविटी इज नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशन। और गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को ओनली सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक ही खरीद बिक्री कर सकती है, दूसरा नहीं कर सकता है कोई। तो अब क्या करना चाहिए सेंट्रल बैंक को, ध्यान दीजिएगा, इन द टाइम ऑफ या इन द सिचुएशन ऑफ in the situation of excess demand, central bank should sell the government securities। It will
reduce the vault cash with of the commercial bank, cash of the commercial bank. Now reduction in commercial bank will be unable to give more and more loan in the मार्केट। क्या हुआ, ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद बिक्री होती है। तो इन द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड लिखा भी है मैंने, सेंट्रल बैंक शुड सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इट विल रिड्यूस द वॉल्ट कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक। नाउ कमर्शियल बैंक विल बी अनेबल टू गिव मोर एंड मोर लोन टू द in the market या to the public in the market। अब क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेंट्रल बैंक ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट में बेच रही है, तो इसको परचेज करेगा कौन, कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक का पैसा तो चला गया सेंट्रल बैंक के पास, गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ले लेगा फिर उसके सेंट्रल बैंक से, तो इसके पास पैसा ही नहीं रहेगा। तो इज इट पॉसिबल टू गिव लोन, जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो कहां से दोगे लोन। एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में खरीद लेती है, परचेज कर लेती है, करना पड़ता है उसको कमर्शियल बैंक को, तो फिर ऑटोमेटिकली एक्सेस मनी फ्लो नहीं हो पाता है मार्केट में, जिसके चलते कि डिमांड नहीं हो पाती है और एक्सेस डिमांड नीचे आ जाता है, फॉल होता है। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। अब पांचवा जो है और लास्ट फिफ्थ वन, जिसे हम लोग कहते हैं ओपन मार्केट मार्जिन रिक्वायरमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी का ये मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, इसको अच्छा से आप लोग लिख लो। मैं लिख रहा हूं डिफिनेशन इसका, द डिफरेंस between the value of securities and loan is called margin requirement। REQUIREMENT। इसको समझो आप लोग अच्छी तरह से। मैं द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज एंड लोन इज कॉल्ड, अमाउंट ऑफ लोन दे दो यहां पे, एंड द अमाउंट ऑफ लोन, थोड़ा यहां, एंड द अमाउंट ऑफ लोन, यहां लिख दो थोड़ा सा, LOAN, लोन इज कॉल्ड, मैं फिर से अच्छा से लिख देता हूं, the difference between the value of securities and the amount of loans, amount of loan is called margin, REQUIRE, मार्जिन रिक्वायरमेंट। इसको मैं समझा देता हूं। मान लो कि आपका 1 लाख का फिक्स्ड डिपॉजिट है,
दैट इज योर सिक्योरिटी। आप बैंक के पास जाते हो, 1 लाख का है, बैंक के पास जाते हो आप, और अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट 40% है तो बैंक विल गिव यू ओनली 60,000, क्योंकि 40,000 जो है ये तो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ना। 1 लाख का आपका फिर सिक्योरिटी आपका 1 लाख का है, 1 लाख का, तो बट बैंक will not give you a 1 lakh because 40,000 is margin requirement, and bank will advance you loan only 60,000, 60,000 आपको लोन सैंक्शन करेगा। दिस इज द लोन। अब इसका डिफरेंस देख लो, सिक्योरिटीज आपका 1 लाख है, अमाउंट ऑफ लोन और सिक्योरिटीज का डिफरेंस 1 लाख आपका है और 60,000 आपको लोन दिया, इसका डिफरेंस 40,000। ये मार्जिन रिक्वायरमेंट आ गया आपका, मार्जिन रिक्वायरमेंट समझ में आ गया। या 1 लाख का गोल्ड ही आप लेके जाते हो और बैंक के पास जाते हो और मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर 40% है तो आपको 60,000 ही देगी, 40% मार्जिन रिक्वायरमेंट रखेगा वो। तो ये क्लियर हो गया आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, लिख लो यहां पे, इन दी सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, गवर्नमेंट बैंक शुड बैंक या सेंट्रल बैंक को वहां पर अच्छा रहेगा, बैंक शुड increase margin requirement। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देती है तो क्या होगा, पीपल विल unable to take more loan amount from the bank। Consequently, aggregate demand या demand will reduce। ये अब अधिक पैसा ले नहीं पाएगा, परिणाम स्वरूप डिमांड गिर जाएगा। तो ये पांचों मेथड्स, दो आपका फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या था आपको पता है, एक था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना चाहिए, टैक्स को बढ़ाना चाहिए, बताया था मैंने, टैक्स शुड इंक्रीज। इसमें है इंक्रीज इन सीआरआर, पहला था 5 मेजर्स है इसके अंदर, मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स के अंदर 5 है, पहला बताया था मैंने इंक्रीज इन सीआरआर, दूसरा इंक्रीज इन बैंक रेट, तीसरा बताया आपको इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट, चौथा ओपन मार्केट ऑपरेशन, गवर्नमेंट शुड परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करना, सेल करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड सेल, ताकि कमर्शियल बैंक से पैसा चला जाएगा गवर्नमेंट के पास, तो फ्लो ऑफ मनी चेक होगा और अल्टीमेटली एग्रीगेट डिमांड विल फॉल। और पांचवा मैंने बताया इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट डिफरेंस क्या होता है, तो इंक्रीज इन लिख लो आप यहाँ पे, वैसे हमने लिखा है यहाँ पे गवर्नमेंट शुड इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, और गवर्नमेंट अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाती है तो पीपल विल अनेबल टू टेक मोर लोन फ्रॉम देयर सिक्योरिटीज, और जब पीपल को पैसा नहीं मिल पाएगा तो ऑटोमेटिकली ही कैन नॉट डिमांड इन द मार्केट और एग्रीगेट डिमांड विल फॉल। इस तरह एग्रीगेट डिमांड हम करेक्ट कर सकते हैं। नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। थैंक यू।